स्टूडेंट्स, मैं विभू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम क्लास 9th के साइंस 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारा लेसन का नाम जो है अंतरिक्ष अवलोकन, दूरबीन तथा दूरदर्शी। इसमें जो है बहुत सारी बातें लेक्चर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष के दूरबीनें। इसके पहले हम लोगों ने उन दूरबीनों के बारे में पढ़ा जो पृथ्वी पर ही रहती हैं, और अंतरिक्ष के बारे में जो है हमें जानकारियाँ पृथ्वी से ही प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दूरबीनें भी जो होती हैं जो अंतरिक्ष में छोड़ दी गई हैं और वहाँ से हमें जो है रिफ्लेक्शन आता है और यहाँ पर हम उसको उससे स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं टेलीस्कोप्स इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष की दूरबीनें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही नई नई जानकारियाँ और अच्छे क्वेश्चन जो है आप कवर कर सकें, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं पढ़ के रीड करके आपके बुक को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर और भी कोई और टॉपिक के बारे में भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं कि अंतरिक्ष के विविध पिंडों से आने वाले दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगों का पृथ्वी के वायुमंडल से भूपृष्ठ तक पहुँच सकते हैं। इस कारण दृश्य प्रकाश और रेडियो दूरबीन को भूपृष्ठ पर स्थापित किया गया। मैंने जब बताया था कि जो अभी तक हमने पढ़ा है कि वो सब जमीन पर ही दूरबीनें बनाई गई हैं और पृथ्वी पर ही, भूपृष्ठ मतलब जमीन पर, ठीक है। तो कुछ रेडियो तरंग जो होती है और दृश्य प्रकाश किरण, ये जो दो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, इसलिए हम पृथ्वी पर बनाए गए दूरबीन से इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन परंतु भूपृष्ठ की दूरबीनों से अच्छी कोटि के परीक्षण करने में कुछ कठिनाइयाँ आई थी। मतलब कि पूरा अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि अंतरिक्ष के दृश्य प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर पहुंचता है, तब प्रकाश का वायुमंडल में अवशोषण होता है। यानी कि जो तरंगे पृथ्वी पर आती हैं वो वायुमंडल में जब प्रवेश करती हैं, मतलब कि ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का लेयर है, तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वो क्या करती हैं, उसमें थोड़ा सा व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब उसकी तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है, कैपेसिटी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती हैं। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए वायुमंडल के तापमान व दाब में परिवर्तन के कारण वायुमंडल में उथल पुथल हो रही है, तब उसमें आने वाले दृश्य प्रकाश किरणें स्थिर नहीं रहती। इतना ही नहीं, दिन में सूर्य के प्रकाश होने के कारण वह आकाश अवलोकन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आसमान की ओर हम दिन में सूर्य के प्रकाश में देखेंगे तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होती है। और बादल युक्त तो वायुमंडल या रात के समय के शहरों के बल्बों का प्रकाश जैसी घटना भी आकाश के अवलोकन में कठिनाई उत्पन्न करती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए दृश्य प्रकाश की दूरबीन को पहाड़ों पर निर्जर स्थानों पर स्थापित किया जाता है। इन सब कठिनाइयों को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए दृश्य प्रकाश दूरबीन को अंतरिक्ष में ही स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष में ये सब परेशानी नहीं होने के कारण प्रकाश किरणों के स्रोतों के प्रतिबिंब अत्यंत सुस्पष्ट और स्थिर होंगे। इस संकल्पना को वैज्ञानिकों ने यथार्थ कर धरातल पर उतारा है। मतलब कि पृथ्वी पर दूरबीनों को बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, दूरबीन को ही स्पेस में ही डाल दिया है और वहाँ से जो हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, प्रतिबिंब आता है, उसके बारे में उससे हम जो है कंप्यूटर से उसका इमेज लेकर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर, और वैज्ञानिकों ने ये करके भी जो है पॉसिबल कर दिया है और उन्होंने सफल परीक्षण भी किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे दूरबीनों का नाम है जो कि वहाँ पर छोड़ी गई अंतरिक्ष में। देखिए 1990 में अमेरिका के नासा संस्थान ने दृश्य प्रकाश दूरबीन हबल का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया था। इस दूरबीन का व्यास 94 इंच है तथा यह भूपृष्ठ से 569 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहा है। यह दूरबीन अभी भी कार्यक्षम है। यह दूरबीन की सहायता से किए गए अवलोकनों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण खोज की गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका के नासा संस्थान से किस नाम के दूरबीन का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था, तो उसका आंसर होगा हबल। कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। वो इसका व्यास कितना है, 94 इंच है, या ये कितनी दूरी पर है पृथ्वी से, तो 569 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या अभी भी यह कार्य करता है, हाँ यह कार्य करता है। और तो इस तरह से प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में करके पूछे जा सकते हैं। तो आप ये पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है कि क्षय किरण ग्रहण करके उसके स्रोतों का अध्ययन करने के लिए सन 1999 में अमेरिका के नासा संस्थान ने क्षय किरण दूरबीन जो है चंद्रा अंतरिक्ष में छोड़ी थी। तो दूरबीन का नाम क्या है, चंद्रा।
देखिए ये इंडियन नेम है, चंद्रा भारतीय नाम है। कहाँ कब किया गया था? 1999। कौन सी संस्था ने किया था? अमेरिका की नासा संस्था ने किया गया था। क्ष किरण यानी कि एक्सरे जिसे बोलते हैं, परिवर्तित कर सकने वाले विशेष दर्पणों का इस दूरबीन उपयोग किया गया है। इस चंद्रा दूरबीन ने तारों और आकाशगंगा के बारे में बहुत सारी उपयुक्त जानकारी प्राप्त की है। चंद्रा यह नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यन के सम्मान में दिया गया है। मतलब कि नासा के वैज्ञानिकों ने भारत के एक वैज्ञानिक का रेस्पेक्ट करते हुए, सम्मान करते हुए उनके नाम पर जो है दूरबीन को अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों दूरबीनों का, ये हबल का इमेज है और ये चंद्रा का इमेज है जो अंतरिक्ष में अभी भी काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, जैसे अमेरिका का जो संस्था इसरो है, नासा काम करता, वैसे ही भारतीय अनुसंधान क्षेत्र इसरो, मतलब कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बोलते हैं, जो कि बेंगलुरु में है। पूरा नाम इसका याद कर लीजिए, फुल फॉर्म पूछा जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1969 में की गई। यह मुख्यतः कृत्रिम उपग्रह निर्मित करने और उसके प्रक्षेपण के लिए आवश्यक तंत्र ज्ञान यानी कि टेक्नोलॉजी विकसित किया जाता है। आज इसरो ने अनेक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। स्वतंत्र भारत की यशस्वी कार्यक्रम में इसरो के कार्य अग्रगण्य हैं। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने इस जो है बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसका डंका जो है पूरी दुनिया में बजा है, जो कि सबसे आगे हैं, जिसे अग्रगण्य कहते हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में की गई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में बड़ा योगदान है। ठीक है, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, जो हम टीवी देखते हैं, बात करते हैं, रेडियो सुनते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टेलीफोन यूज़ करते हैं। उसके बाद दूरदर्शन प्रसारण यानी कि टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग और मौसम विज्ञान सेवाएं, मतलब कि मेट्रोलॉजिकल सर्विस के लिए इनसेट और जीसेट, याद कर लीजिएगा, इनसेट और जीसेट उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है। इस कारण मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम विज्ञान के लिए इनसेट और जीसेट नामक 2 उपग्रहों को भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है प्रक्षेपित किया हुआ है। इस कारण ही देश के सर्वत्र दूरदर्शन, दूरध्वनि यानी कि रेडियो और इंटरनेट जैसी सेवाएं उपलब्ध हो सकी हैं। इसी श्रृंखला में ईडूसेट मतलब कि उपग्रह का न केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है, देश के प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और व्यवस्थापन यानी कि मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स और आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए IRS उपग्रह कार्यरत हैं। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे कि IRS का क्या काम होता है, तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट लिख सकते हैं। या शिक्षा के लिए किस उपग्रह का क्या गया, तो EDUSAT, ठीक है, या EDUSAT कह सकते हैं, इसका जो है प्रक्षेपण किया गया है, तो उपग्रह का नाम है EDUSAT। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने इसको पढ़ लिया और नॉलेज भी अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारा इसी टॉपिक में दिया हुआ है एस्ट्रोसैट क्या होती है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा जो भारत का इंडियन जो है स्पेस जो है केंद्र है, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सन 2015 में एस्ट्रोसैट नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह को यानी कि एस्ट्रोसैट नाम का एक उपग्रह जो है भेजा गया है। इस उपग्रह पर परावैंगनिक किरणें और क्षय किरणें ग्रहण करने वाली दूरबीन और उपकरण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसके अधिकांश भाग भारत में ही तैयार किए गए हैं। यह विश्व का एक द्वितीय उपग्रह है, मतलब कि ये विश्व का एक बहुत बढ़िया उपग्रह है जिसके द्वारा मिलने वाली जानकारी का उपयोग कर भारतीय खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष के विभिन्न घटकों पर अनुसंधान यानी कि खोज का काम कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न दिया है कि हबल और चंद्रा दूरबीन के समान और भी अनेक दूरबीन अंतरिक्ष में कार्यरत हैं, उसकी जानकारी आप प्राप्त कीजिए। तो अंतरिक्ष में बहुत सारी जो है दूरबीन है, जैसे मैं कुछ का नाम आपको बता लेती हूँ, जैसे कि एजिली है, AGILE जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त मिशन द्वारा दूरबीन का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण सन 2007 में किया गया है। और यह दूरबीन भारतीय, इसका पूरा नाम क्या है, AGILE
एजिली इसको बोलती हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इंटीग्रल है जिसको स्पेलिंग होगी INTEGRAL, इंटीग्रल है। यह एक्सरे किरण का जो है अध्ययन करती है। यह जून 2012 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जो है भेजा गया था। उसके बाद आईरीज है, इसकी स्पेलिंग होगी IRIS। यह 2013 में नासा द्वारा इस दूरबीन का प्रक्षेपण किया गया था और ये पराबैंगनी किरणों को ग्रहण करती हैं। इसके बाद एस्ट्रोसैट जो है सितंबर 2015 में मैंने अभी बताया है भारत द्वारा भेजा गया है। उसके बाद वाइस है WISE। वाइस जो है ये दिसंबर 2009 में नासा ने अवरक्त किरणों यानी कि इंफ्रारेड वेव्स को ग्रहण करने के लिए भेजा था। उसके बाद ओडिन है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ODIN। ओडिन नाम का एक जो है दूरबीन फरवरी 2001 में स्विट्जरलैंड ने सूक्ष्म तरंग ग्रहण करने के लिए अंतरिक्ष में इसको भेजा गया था। उसके बाद और भी दूरबीनों के नाम है जैसे जिसको स्पेक्टर और बोलते हैं, ये मई 2011 में जो है भेजा गया था। उसके बाद लीसा पाथफाइंडर बोलते हैं, पाथफाइंडर ये यूरोपीय एजेंसी ने इसको भेजा था 2015 में, जो कि दूरबीन गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करती है। तो इस तरीके से कुछ जो है दूरबीनों का नाम है जो अंतरिक्ष में अभी भी कार्य करें। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज हमारा ये लेसन यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेसन में हम जो है हमारा स्वाध्याय पढ़ेंगे। स्वाध्याय के सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करके आपको जो है इसका इमेज और वीडियो बनाकर आपको दूंगी, तो पूरा आंसर आप लिख लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।